हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड 2026 में आने वाले बायोलॉजी के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा 2026 में देखने को मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर में बताए गए प्रश्नों को जल्दी से हल कर लीजिए, क्योंकि सेम ऐसे ही प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि इसमें हमने वे प्रश्न रखे हैं जो अभी तक बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो, बहुत कम समय बचा है, जितना हो सके उतने अनसॉल्व पेपरों को सॉल्व कीजिए और फिर जो पिछले साल के आए हुए पेपरों को लगाइए। अब जितना हो सके इम्पोर्टेंट प्रश्नों को तैयार कीजिए। तो ऐसे ही इसमें हमने उन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस पेपर में रखा हुआ है, तो इनको जरूर हल कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का जो बायोलॉजी का पेपर कैसा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको ये तो जानकारी आपको होनी चाहिए। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना होगा, नाम भरना होगा। ये सब आपका पेपर कोड नंबर होता है, ये सब यहाँ पर दिया होता है। कुछ समय होता है, 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय होता है पेपर को हल करने के लिए। पूर्णांक 70 अंक का होता है। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। ये सब आपको दिया होता है। तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इसके तो पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न, और बहुविकल्पीय प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। तो इसमें क्या है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है इसका कि निम्न में से कौन सहभोजता का उदाहरण है। 4 विकल्प होंगे। पहला क्या है, अधिपादप। दूसरा क्या है, लाइकेन। और अगला देखते हैं, अगला क्या है, कवकमूल। और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है अधिपादप। क्या होता है? अधिपादप। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अधिपादप हो जाता है। फिर देखिए, अगला है प्रश्न, क्या है, परागकण का बाह्य चोल किसका बना होता है? तो स्पोरोपोलिन का बना होता है। ठीक है, किसका बना होता है? स्पोरोपोलिन का बना होता है, इसको ध्यान रखना है। फिर क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्टॉप टर्मिनेटर कोडॉन नहीं है? तो इसका सही आंसर है AUG। क्या होता है? AUG। फिर क्या है, डीएनए का रासायनिक चाकू है? तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जो डीएनए को खंडों में यानी काटने का काम करता है, विभिन्न खंडों में तोड़ने का काम करता है। एंडोन्यूक्लियस लाइगेज क्या होता है? इसको जोड़ने का काम करता है। अगर जोड़ने की बात की जाए तो लाइगेज, और तोड़ने की बात की जाए तो एंडोन्यूक्लियस। अब आते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ, और जिसका प्रश्न नंबर 2 का है, एलिजा से क्या तात्पर्य, यानी ALISA, एलिजा से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, आइए हम इन प्रश्नों को, हमने लिखा हुआ, आप इसको नोट कर सकते हो, आप इनको तैयार कर सकते हो। एलिजा क्या होता है? यह एक प्रकार का टेस्ट है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है। इसका पूरा नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। इसका फुल फॉर्म लिखने के लिए पेपर में जरूर आता है, तो आपको याद रखना है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। और यह क्या होता है? एक प्रकार का टेस्ट है जो रक्त में एंटीबॉडी का पता लगाता है। साथ में जो एड्स के लिए, इस एड्स का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, उस फूल का नाम बताइए जो अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है। तो क्या होता है? गुलाबांस, या मिराबिलस, जलापा, या क्या होगा, स्नैप स्नैपड्रैगन पादप अपूर्ण प्रभाविता दर्शाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, दोनों ज़्यादातर गुलाबास और मिराबिलस क्या होगा, मिराबिलस जलापा, इनको ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर क्या है, किन्हीं 2 आवासीय फलों के नाम लिखिए। तो सेब और नाशपाती 2 क्या है? आभासी फल हैं। सेब और नाशपाती क्या है? 2 आभासी फल हैं। फिर युग्म विकल्पता क्या होती है? तो आइए देखते हैं, क्या होता है कि युग्म विकल्पी समान जीन के विपर्यासी यानी विपरीत रूप को प्रदर्शित करता है, जो समजात गुणसूत्रों पर संगत स्थितियों में उपस्थित कारकों या जीनों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं। जैसे लंबापन, बौनापन, ये सब क्या होते हैं? युग्म विकल्पी होते हैं। फिर क्या है, एक प्रारूपी पुंकेसर के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से होते हैं? तो एक पुंकेश्वर के 3 भाग होते हैं, एक पुतंतु, संयोजी तथा एवं पराग कोश हो जाता है। ठीक है, कौन कौन से? तो पुतंतु, संयोजी तथा पराग कोश हो जाती है। फिर आ जाता है
फिर प्रश्न नंबर 3 से यानी 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। प्रश्न क्या है, एक प्रतिरक्षी अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप देख सकते हैं आपको ऐसा एक चित्र बनाने के लिए आएगा जिसके नाम दर्शाने होंगे। यहाँ पर ये जो बंद होंगे ये क्या कहलाएंगे, प्रतिजन बंद स्थल कहलाएंगे। ये क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, प्रतिजन बंद स्थल है। ठीक है, प्रतिजन बंद स्थल है। और ये भारी श्रृंखला होती है, यहाँ पर भारी श्रृंखला है, यहाँ पर डाइसल्फाइड बंद होता है। बस इसको ध्यान रखना है, ऐसे चित्र बना लेना है। फिर क्या है, चरघातांक की वृद्धि समीकरण क्या है पहले खावा है। बहु युग्म विकल्पता क्या है, उदाहरण दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या होता है। यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई जीन्स समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित होता है तो इसे बहुविकल्पता कहते हैं। उदाहरण के लिए मानव में रुधिर वर्गों की वंशागति क्या होती है, बहुविकल्पता या बहुयुग्म विकल्पता कहलाती है। यानी क्या पढ़ लिया हमने कि यदि किसी लक्षण का निर्धारण करने वाले 3 या 3 से अधिक जीन्स में कोई जीन्स समजात गुणसूत्रों में समान स्थान पर उपस्थित हो तो वे क्या कहलाते हैं, बहुविकल्पता कहलाते हैं। फिर क्या है, चरघातांकी समीकरण, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चरघातांकी समीकरण तो क्या है, देखिए यहाँ पर NT N0 हो जाता है। यानी NT क्या होता है, T समय बाद जनसंख्या घनत्व हो जाता है। N0 क्या होता है, समय शून्य पर जनसंख्या घनत्व। R क्या होता है, या R क्या होगा, प्राकृतिक वृद्धि की आंतरिक दर हो जाएगी। और E क्या हो जाएगा, प्राकृतिक लघुगणक का आधार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। फिर आता है वर्णांता पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न। वर्णांता और या हीमोफीलिया ये दोनों में से एक ना एक प्रश्न जरूर आ जाता है पेपर में। तो वर्णांता होती क्या है, आइए देख लेते हैं। क्या होता है कि वर्णांता से ग्रस्त व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। इसका जीन X लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है, वह अप्रभावी होता है और मादा इसकी क्या होती है, भाग होता है। ऐसे व्यक्तियों को रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जाता है, अन्यथा उचित रेलवे सिग्नल ना पहचान पाने के कारण रेल दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अगर पेपर में प्रश्न बन जाएगा कि वर्णांत व्यक्ति को रेल ड्राइवर क्यों नहीं बनाना चाहिए, तो ऐसे व्यक्तियों को रेल ड्राइवर नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उचित सिग्नल नहीं पहचान पाएंगे, इससे रेल दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो ये हो जाता है प्रश्न। फिर क्या है, देखिए फिर प्रश्न क्या है, अनुलेखन क्या है। तो आइए देखते हैं अनुलेखन क्या है। अनुलेखन बन जाएगा तो अनुलेखन क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए अणु का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा इस क्रिया में डीएनए का एक खंड सांचे के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए अणु का संश्लेषण आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होता है तथा इस क्रिया में डीएनए का एक खंड सांचे के रूप में प्रयुक्त होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुलेखन कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, जितने भी मैं बता रहा हूँ इनको तैयार जरूर कर लीजिएगा। और देखो मैं सभी प्रश्न की गारंटी ले सकता हूँ, लेकिन इसमें से बहुत से प्रश्न आपको 1-2-4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। तो जितना हो सके उतने सवाल इन जरूर प्रश्नों को हल कीजिए और पेपरों को लगाइए। प्रश्न क्या है अगला, देखिए लाइकेन एवं माइकोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो आइए समझते हैं लाइकेन क्या होता है। तो यह शैवाल तथा कवक के मध्य पर पारस्परिक सहजीवी संबंध है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं तथा कवक को प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल को जल खनिज तथा आश्रय प्रदान करते हैं। ये कठोर तथा चट्टानों की सतह पर उगने वाले जीव होते हैं। लाइकेन की बात की जाए, लाइकेन किनके बीच की संयोजक कड़ी है, तो शैवाल और कवक के बीच के मध्य संबंधों के बीच कड़ी क्या है, लाइकेन है। ठीक है, लाइकेन क्या करते हैं कि शैवाल को प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं और कवक को प्रदान करते हैं, और जबकि शैवाल को जल खनिज तथा आश्रय प्रदान करते हैं। को लाइकेन की बात करें, एक कठोर तथा चट्टानों की सतह पर उगने वाले जीव होते हैं। माइकोराजा क्या होती है, तो माइकोराजा एक प्रकार का कवक होता है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। कवक मिट्टी से पोषक तत्व तथा जल को अवशोषित करने में पौधों के लिए अलाभकारी होता है, जबकि पौधा कवक को प्रकाश संश्लेषण के दौरान शर्करा प्रदान करता है। ये माइकोराइजा होता है, इसको लिख लेना है। फिर क्या है, बीज क्या है, किसी एक बीज की संरचना का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आइए इसको हमने लिखा हुआ है।
बीज क्या होता है? तो बीज एक परिपक्व निषेचित बीजांड है जिसके भीतर भ्रूणीय अवस्था में शिशु पादप संचित भोज्य पदार्थ एवं रक्षा कवच पाए जाते हैं। एक प्रारूपिक बीज में निम्नलिखित दो भाग पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? बीज आवरण। बीज आवरण क्या होता है? बीज आवरण बीज का बाह्य आवरण या कवच बनाता है जो बीजांड के अध्यावरण के सूखने से विकसित होता है। बीजों में क्या होता है? बीजों में यह दो परतों से बना होता है। क्या होता है? यह दो परतों से बना होता है। बाहरी परत को बाह्य त्वचा या बाह्यचोल कहा जाता है तथा भीतरी परत को अंतःचोल कहा जाता है। बाह्यचोल मोटा व चर्मिल होता है जबकि अंतःचोल पतली सल्कीय या तथा बाह्यचोल से जुड़ी संरचना होती है। फिर अगली एक और संरचना क्या होती है? भ्रूण। भ्रूण क्या होता है? भ्रूण पादप के बीज में बीजावरण के अंदर स्थित शिशु पादप है। यह बीजांड के भ्रूण कोश में स्थित अंड कोशिका के निषेचन से बनता है। एक परिपक्व बीज में पाए जाने वाले भ्रूण में निम्नलिखित दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं? पहला तो देखिए कौन सा होता है? बीज पात्र। बीज पत्र क्या होता है? बीज पत्र। इन्हें बीज जो है चर्म भी कहा जाता है। इनकी संख्या एक बीजपत्री पादपों में एक तथा द्विबीजपत्री पादपों में दो होती है। इनका मुख्य कार्य पादपों को एकत्रित करना होता है। क्या है? क्या है? इनका मुख्य कार्य पदार्थों को एकत्रित करना होता है। पदार्थों का क्या होना? एकत्रित करना होता है। और क्या है? बीजाक्ष होता है। यह बीज का भ्रूण का मुख्य अक्ष है अतः इसे भ्रूणीय अक्ष कहते हैं। बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष से संलग्न होते हैं। द्विबीजपत्री पादपों में बीजपत्र भ्रूणीय अक्ष पर एक दूसरे के सम्मुख स्थित होते हैं। इससे ही प्रांकुर एवं मूलांकुर का निर्माण होता है। और ये आपको डायग्राम बनाना है। फलवित्ती, भ्रूणपोष अंदर का भाग, स्पुटलम है और ये प्रांकुर चोल, प्रांकुर, मूलांकुर, ये सब इसमें डायग्राम बना लेना आपको इसको। फिर क्या अगला? मानव में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट है, 3 अंक का प्रश्न है। तो देखिए आइए मानव में लिंग निर्धारण को समझते हैं। कैसे? तो पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। वैसे तो कितना है कि मानव में कितने 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने? 46, यानी जोड़ी की बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो होता है कायिक गुणसूत्र। ये कायिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। एक बार संख्या में कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं। लिंग गुणसूत्र, ये लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र हैं जो संख्या में 1 जोड़ी होते हैं। क्या होते हैं? 1 जोड़ी होते हैं। कैसे? तो लिंग निर्धारण किसमें होता है? एक्स वाई तथा XX विधि द्वारा होता है। स्त्री में दोनों लिंग गुणसूत्र X होते हैं, यानी स्त्री में क्या पाते हैं? दोनों लिंग गुणसूत्र जो एक जोड़ी है उनमें दोनों कैसे होते हैं? XX होते हैं। और पुरुष में एक लिंग गुणसूत्र X तथा दूसरा क्या होता है? Y होता है। अतः स्त्री में अंडजनन के फलस्वरूप बने सभी अंडाणुओं में आगुणित सेट दैहिक यानी कायिक गुणसूत्रों का और एक X लिंग गुणसूत्रों का होता है। 22 + X, यानी मान लीजिए टोटल 44 + XY है, XX है। मादा की बात करें तो इसमें से 2 टूटेंगे, 22 + एक X हो जाएगा और बाकी के 22 + X, यानी दोनों क्या होंगे? जो एक आगुणित दैहिक गुणसूत्र किसका होता है? क्या होता है? एक आगुणित सेट दैहिक गुणसूत्र का होता है, एक लिंग गुणसूत्र का, यानी सेम वही 22 + X, 22 + X हो जाता है। अतः सारे अंडाणु एक समान होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों के अंडाणु क्या होते हैं? एक समान होते हैं। सब में 22 + X, 22 + X होते हैं। इसके विपरीत पुरुषों में शुक्राणुजनन के फलस्वरूप बने आधे शुक्राणु में सेट यानी आगुणित सेट दैहिक गुणसूत्रों का होता है। यानी कितने हो जाते हैं इसमें? एक में हो जाते कितने? तो 22 + X हो जाते हैं। 22 + X हो जाते हैं। क्या हो गया? दैहिक गुणसूत्रों का और X गुणसूत्रों एवं आधे गुणसूत्रों में एक सेट आगुणित दैहिक गुणसूत्र Y का होता है। यानी एक कितना का हो जाता है कि 22 + Y का हो जाता है। एक 22 + Y का हो जाता है, एक X का होता है उनमें दैहिक गुणसूत्र, एक Y का, यानी एक कायिक दैहिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। इसमें एक दैहिक गुणसूत्र, एक लिंग गुणसूत्र हो जाता है। SZ बन जाते हैं। इसमें वही बात कर रहे हैं अभी होते हैं। अतः इनमें 2 प्रकार के शुक्राणु का निर्माण होता है। लगभग 50% शुक्राणु कितना होता है? 22 + X तथा शेष 50% कितना होता है? 22 + Y। मैंने बताया यहाँ पर गुणसूत्र वाले होते हैं। डिसीजन के समय यदि जो 22 + Y वाले शुक्राणु का समीकरण अंडाणु के साथ होता है तो नर संतान
और पैदा होती है, तथा यदि शुक्राणु का समीकरण 22 + x शुक्राणु के साथ होता है तो मादा का, यानी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो x है, यानी इसको ये मादा लिंग गुणसूत्र है, इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अगर इनकी x गुणसूत्र वाले का x गुणसूत्र से, नर की x गुणसूत्र से निषेचन होता है तो किसकी, पुत्री का निषेचन होता है। अगर x गुणसूत्र का y वाले से निषेचन होता है तो क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। इस प्रकार लिंग धारण में 50% पुत्री हो, 50% पुत्री की और 50% पुत्र होने की संभावना होती है। यही क्या होता है इसमें, उसमें लिंग निर्धारण होता है, इतना आपको लिखना होगा उसमें। ठीक है, फिर अगला देखिए यहाँ पर, इसमें देखिए अगला है घ, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखने के लिए। अब देखिए यहाँ से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आप इनको हल करिएगा, इनको देखिएगा, बड़े प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, पेपरों में बन चुके हैं बहुत बार। तो देखिए, अब देखिए कौन सा प्रश्न है आपका, तो मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इंसुलिन आने वाला है पेपर में। देखिए, मेंडल की प्रभावता नियम का वर्णन कीजिए, 3 अंक का प्रश्न बनेगा। फिर अगला है, किण्वित पेय पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न अगला, जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। फिर है, हाथी पांव फाइलेरिया रोग कैसे होता है, इसको पढ़ लेना है। फिर अगला 6वां प्रश्न है, 3 अंक का, किन्हीं 2 ड्रग्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर अगला है, एल्कोहल के प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला है, अनिश्चित फल पर टिप्पणी लिखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर अगला क्या है, स्त्री जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। एक दो चित्र बनाने के लिए पेपर में जरूर आएंगे और वो भी इंपोर्टेंट होंगे, 3 अंक में, 2 अंक में पूछ लिए जाएंगे। फिर प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, समष्टि क्या है, इसके गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। 5 अंक के प्रश्न होंगे यहाँ से। समष्टि से एक प्रश्न बनेगा, जैव विकास पर निबंध अथवा में एक प्रश्न, इन दोनों में से एक करना होगा आपके लिए। फिर क्या है अगला, आर्तव चक्र क्या है, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। इंपोर्टेंट है आर्तव चक्र, या जिसे हम रजोधर्म भी कहते हैं, प्रश्न अगर आ जाए तो रजोधर्म भी कहते हैं। अथवा में एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार से वर्णन करने के लिए एक प्रश्न पारितंत्र का आने वाला है। ठीक है, फिर देखिए लास्ट है, वाटसन एवं क्रिक द्वारा दिए गए द्विकुंडलित डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए, अथवा जैव विविधता के संरक्षण पर निबंध लिखिए। ये 9 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप हल कीजिएगा, गारंटी है आपके प्रश्न इनमें से जरूर मिलेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पर, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखने के लिए आपको काम मिल चुका है, आपको ये करना है। मेंडल की प्रभाविता का नियम, यानी मेंडल के आपको तीनों नियम अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। फिर किण्वित पेय पदार्थ कौन है, उदाहरण सहित इनका वर्णन करना है। फिर जैव विविधता की हानि के प्रमुख कारणों का वर्णन करना है। हाथी पांव रोग, हाथी पांव, मलेरिया, टाइफाइड रोगों से 1-2 प्रश्न जरूर बनेंगे, रोग वाले चैप्टर से पढ़ लेना है। किन्हीं 2 ड्रग्स पर लिखिए, पढ़ लेना है। एल्कोहल के प्रभाव पर ड्रग्स, यानी एक हो जानेंगे। अनिश्चित जनक या अनिश्चित जनित या अनिषेचन किसे कहते हैं, वही आ जाएगा। फिर स्त्री जनन तंत्र या नर जनन तंत्र, दोनों में से एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। समष्टि क्या है, विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। फिर अगला है, जैव विकास पर निबंध लिखना है, पढ़ लेना है। आर्तव चक्र पर क्या होता है, आर्तव चक्र क्या होता है, इसकी प्रमुख घटनाओं का वर्णन। एक जलीय पारितंत्र के घटकों का विस्तार पूर्वक वर्णन। और वाटसन एवं क्रिक द्वारा प्रदर्शित जो द्विकुंडलित मॉडल है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल का वर्णन करना। और जैव विविधता के संरक्षण पर नियम। ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अब ऐसे हम और भी अगला जो पेपर लेकर आएंगे उसमें भी हम जितने भी अभी तक सबसे ज़्यादा पूछे गए प्रश्न उनको लेकर आएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा।